नहीं, कौन ये ऐसा, लोग कौन सा ये लोग ऐसा एलिमेंट था? टीएमसी के सभी नेता जो ये कहते थे एसआईआर के विरोध में कि अब बताइए कि कहां कोई पकड़ाया, ना एक भी बांग्लादेशी आप दिखा पा रहे हो, ना किसी को निकाल पा रहे हो। तो ये लोग जो कह रहे थे कि अब ये एसआईआर बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो तो अच्छा है। तो अब तो ये बिना एसआईआर का, एसआईआर जो हुआ वो तो हो गया, उसमें जो लोग वोट नहीं डाल पाए 27 लाख लोग, वो ठीक है। लेकिन अब जो ये लोग जाने लगे, तो क्या अब इन नेताओं को ये नहीं लग रहा होगा कि जो नेता ये पूछ रहे थे कि कहां है बांग्लादेशी, कितने घुसपैठिए हैं, वो अब अचानक से निकलने लगे हैं। और वो भी ऐसा नहीं है कि 2-4 की संख्या में निकल रहे हैं, पता चला कि लाखों की संख्या में निकलने लगे हैं। क्योंकि अभी तक जो, अब तो टोटल डेटा आ जाएगा कुछ दिनों में, जब वहां से टोटल बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद सारा डेटा सार्वजनिक किया जाएगा कि कितने घुसपैठिए भारत से बांग्लादेश वापस गए। तो क्या आपको लगता है कि अब जो नेता बोल रहे थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि इसका मतलब है कि उनकी भी मिली भगत होगी इसमें। देखिए, लोकतंत्र में तो कार्रवाई और जो डंडा है ना, वो तो जनता करती है। और इतना बड़ा डंडा जनता का पड़ा है, इतना बड़ा डंडा पड़ा है कि तुरंत इन्होंने कर्नाटक में एक हिंदूवादी नेता डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया तुरंत। और आज उनका एक बयान भी आया है। हाँ, और वो पवन कल्याण की तरह अनएपोलॉजेटिक हिंदू की तरह बोला कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं और हिंदू ही होकर मरूंगा। दूसरी बात, उन्होंने क्या कहा कि मैंने सभी साधु संतों को बुलाया, और वहां हर हर महादेव के नारे लगे कर्नाटक में शपथ ग्रहण में। और इससे बड़ी बड़ा वंदे मातरम 3 पैराग्राफ गाया गया। हालांकि राहुल जी तो नहीं गा पाए, एक भी शब्द नहीं बोल पाए वंदे मातरम का, लेकिन मैं डीके शिव कुमार जी को देखा था कि पहला 2 पैराग्राफ तक उन्होंने पूरा गाया। और उन्होंने ही तो कहा था, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। ये तो विधानसभा में खड़े होकर कहा था, ये आरएसएस का एंथम है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि सदा हिंदू भूमि। तो अब आप देखिए कि डंडा जब जनता का पड़ता है तो बड़े बड़े सीधे हो जाते, बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं। अब कुछ राज्यों में बचे हैं, वहां भी निपट लेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि जो आपने कॉकरोच वाला, और एक बात और देखिए, जैसे जितने तेजी से बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल छोड़ के बांग्लादेश भाग रहे हैं, उतनी ही तेजी से टीएमसी से सांसद और विधायक भाग रहे हैं। आप देखिए, प्रोपोर्शनेट है, प्रोपोर्शनेट है। दूसरी बात आप देखिए, बहुत सारे लोग अभी उसकी चर्चा करते हैं, यूसुफ पठान की। देखिए, यूसुफ पठान पहले दीदी कह के संबोधित करते थे ममता बनर्जी। उनका एक पुराना बयान है जिसमें कहते थे कि दीदी कभी हारेंगे नहीं और 50 साल टीएमसी राज करेगी बंगाल में, अगले 50 साल। और आजकल जो उनका बयान वायरल हो रहा है, उसमें ममता बनर्जी कह रहे हैं आप, ये कुछ ऐसा ही है कि बसपा सुप्रीमो को कोई बहन जी कहता है जब सत्ता में रहता है, जब बाहर निकलता है तो मायावती जी कहता है। तो इससे पता चलता है स्टेटमेंट से कि आपका क्या। एक सवाल आपने और पूछा था कॉकरोच को लेकर, मैं देख रहा हूं कि कल के बाद से कम जो गांधी परिवार के दरबारी पत्रकार हैं या वहां से उनको चॉकलेट आता है, वो देख रहा हूं कि वो सब कॉकरोच का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि वो दूसरी आम आदमी पार्टी को खड़े होता देखना नहीं चाहते। एक लाइन, एक आप जानते हैं और हम लोग, हमारे दर्शक भी जानते हैं और भारत की जनता जानती है, एक शेरवानी है। और शेरवानी जी हर समय एक ही उनका एजेंडा रहता है, हिंदू का विरोध करना, बीजेपी का विरोध। पर हमारे प्राइम मिनिस्टर को सम्मान से नहीं बोलती, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, वो तो भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। और प्रधानमंत्री अगर राहुल जी भी बनेंगे तो भी हम लोग राहुल जी ही बोलेंगे। नेता विपक्ष है राहुल जी, तब भी राहुल जी ही बोलेंगे। लेकिन ये आसिम मुनीर को आसिम मुनीर साहब कहती है पाकिस्तान का। अब देखिए, ये है दोगलापन इसका। लेकिन इसने कल बोला कि 500 से 1000 लोग ही थे, तभी आप समझ जाइए कि मैसेज कहीं से आ गया कि आपको बोलना क्या है, बोलना क्या है। बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे, बहुत सारे हमारे दर्शक समझदार हैं, आप जाके देखिए कि अब कॉकरोच पार्टी का विरोध
नहीं, बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं। अभी अभी मैं संजीव जी, अभी इस प्रोग्राम के शूट होने से बमुश्किल 20 मिनट पहले सोशल मीडिया साइट्स को स्क्रॉल कर रहा था और उसमें दिखा कि कुछ बड़े पत्रकार, जो नामी पत्रकार है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन नामी पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो विपक्ष को खत्म करने के लिए कॉकरोच पार्टी आई है। अब समझ लीजिए कि ये पूरा एजेंडा कैसे बदल रहा है और कैसे किस रूप में कहां जा रहा है। हाँ, तो कॉकरोच पर तो जवाब आपको मिल ही गया, जो कॉकरोच पे आपने पूछा था कॉकरोच का क्या हुआ, क्योंकि इनको लगा कि 1-2% भी ये वोट काटेंगे तो ये विपक्ष का वोट काटेंगे, क्योंकि इतने तरह की बातें करने के बावजूद सत्ता पक्ष का जो बीजेपी का वोट है वो इकट्ठा, वो कहीं नहीं जा रहा और वो किसी की सुनता ही नहीं है। 5 साल तक वो हल्ला भी नहीं करता है। बस वो जिस दिन वोट दे, आप सोच रहे हैं कि हिंदुओं का वोट प्रतिशत बंगाल में मुस्लिमों से ज्यादा रहा। नहीं, दरअसल ये एक अभूतपूर्व घटना है, ये एक अभूतपूर्व घटना है। दरअसल संजीव जी, ये है कि इन लोगों की पूरी प्लानिंग थी कि कल का जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन में कुछ अप्रिय घटना घट जाए और फिर उसके बाद इस पूरे मामले को और ज्यादा पॉलिटिसाइज किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को साफ साफ निर्देश दिया था कि आप कोई भी कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं करेंगे। यहां तक कि मैं बताऊं कि कुछ लोग जय श्री राम के नारे वहां पर लगाने लगे तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि आपको यहां पर कोई नारे लगाने की जरूरत नहीं है और उनको डिटेन करके कुछ देर के लिए लेके चले गए वो लोग कि आप यहां आकर के माहौल खराब मत कीजिए। यानी दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क थी और इसको कहा जा रहा है कि अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक था कि इस जो ये प्रदर्शन हो रहा है इस पूरे मामले को जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाने दो, इसको बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए आनन फानन में इनको प्रदर्शन करने की अनुमति भी दी गई। आपको लगता है कि ये अब पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया? पहले से ही फ्लॉप था। देखिए, ये है कि कॉकरोच वैसे भी दिन में कहां ज्यादा निकलते हैं, लेकिन रात होते के साथ कॉकरोच निकलते हैं। प्रोटेस्ट तो जंतर मंतर पे दिन में हुआ था और वो भी 45-46 डिग्री टेम्परेचर में, तो सारे कॉकरोच जो है आधे तो बेहोश हो गए कॉकरोच, कुछ तो स्टेज पर लड़ने लगे। 5 बजे तक का परमिशन था, 4 बजे पूरा मैदान खाली, यानी मैदान खाली था, दोपहर में ही मैदान का नेतृत्व जो है वो भाग खड़ा हुआ, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया, जो अमेरिका से आया हुआ था नेतृत्व। दूसरा, कुछ ये भी खबरें आ रही, बहुत सारे ऐसे विप्लवी जो थे वो स्टेज पर बोलने के चक्कर में विवाद पैदा हुआ। कुछ ये भी विवाद था कि मैं बोलूंगा, इस चक्कर में शायद सोनम वांगचुक जी ने भी बोला कि नहीं ये नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा, और फिर उस चक्कर में आपस में लड़ाई होगी। अब वो एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं और वायरल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेंढक को समेटना और कॉकरोच और मेंढक को समेटना, मतलब अभी जो मानव जितनी वैज्ञानिक तरक्की कर पाया है उसमें संभव नहीं है कॉकरोच और मेंढक को समेटना अभी तक। अब कोई एलियन टेक्नोलॉजी होगी तो उससे संभव हो जाएगा, लेकिन अभी वो टेक्नोलॉजी मानव के पास नहीं है कि कॉकरोच और मेंढक दोनों को इकट्ठा कर दीजिए, वो दोनों भाग जाएंगे 2 ही मिनट में, कहीं कोई नहीं दिखेगा। वो टेक्नोलॉजी इजाद करना होगा कॉकरोचवादियों को। अब एक आखिरी सवाल बंगाल से ही लेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम पूरा बंगाल पे था। अंत में हम लोग थोड़े से डाइवर्ट हो गए कॉकरोच को लेकर, क्योंकि कॉकरोच का मुद्दा भी इसी से जुड़ा हुआ था। कि अब ये बताइए कि अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, आपने कहा कि वो दिल्ली पहुंच गए, अब इनके पास कोई जमीन है जो ये दिल्ली पहुंचकर आखिर करेंगे क्या? ये क्या बताएंगे इंडी गठबंधन के नेताओं को कि ये बंगाल में क्या करने वाले हैं? देखिए, जब आदमी मृत्यु शैया पर होता है और उसके पास पैसे होते हैं तो वेंटिलेटर पे जरूर जाता है कुछ दिनों पे। तो वो इंडिया गठबंधन मीन्स वेंटिलेटर का, वो ऐसा गठबंधन जिसमें जेएमएम कह रही कि कांग्रेस को उम्मीदवार को हम राज्यसभा में क्यों दे वोट, डीएमके कह रही कल की बैठक में हम जाएंगे नहीं, शरद पवार कह रहा है कि ये वोट चोरी का मुद्दा बेकार है, शरद पवार कह रहे हैं, सॉरी बहुत मुद्राज, कि ये वोट चोरी का मुद्दा बेकार है। कमलनाथ कहता है ये अखिलेश कौन है। तो
एक था ट्रंकेटेड पाकिस्तान, ये लूला लगा पाकिस्तान जो टूट गया 71 में, 43 में पैदा हुआ और 71 में टूट गया। अब बाकी 4-5 सालों में फिर अलग अलग टूट जाएगा जो बचा खुचा। तो नेहरू जी ने ही बोला था कि ये ट्रंकेटेड पाकिस्तान है, लूला लंगड़ा पाकिस्तान है। मैं कह रहा हूं इंडी गठबंधन भी नेहरू जी का ही शब्द है, लूला लंगड़ा अलायंस है। इसमें जब हार जाता है कोई तो कहता है कि मैं बैठक करूंगा, मुझे सहारा चाहिए, मुझे वेंटिलेटर की जरूरत है। जब आम आदमी पार्टी हार जाएगी पंजाब में, कई अब पंजाब में क्या भाई, पंजाब में तो कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी है, तो वहां क्या इंडिया अलायंस। बिल्कुल। और तो कुछ नहीं है, वो वेंटिलेटर पर खोज रही है और दिल्ली में अच्छा वेंटिलेटर भी मिलता है, इसलिए दिल्ली आ गई। पहले वो कोलकाता में भी मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं रहती थी, हड़काती रहती थी कांग्रेस के नेताओं को। हाँ, अभिषेक बनर्जी भी कहते थे कि वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन अब उनके लिए मुद्दा है, क्योंकि वो डायमंड हार्बर मॉडल फेल हो गया, वो फाल्टा वाला मॉडल, 7 लाख वोट से जीतने वाला मॉडल। तो वेंटिलेटर की तलाश में, लेकिन देखिए क्या, एक मरीज जो पहले से ही मरीज है कांग्रेस, वो दूसरे मरीज को कितना अपना ऑक्सीजन सप्लाई कर सके, कांग्रेस के पास ऑक्सीजन की बेहद कमी है, कहां से वो सप्लाई करेगी। अब देखते हैं, ये बड़ा रोचक होगा, ये भी बड़ा रोचक होगा कि ममता बनर्जी वहां से निकल के बोलती क्या है बैठक में, उस पर मेरी नजर टिकी हुई है। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, और जो दर्शक इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के जरिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूवाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।